सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम में उड़दा हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का। करते हैं उनका स्वागत, फिर करेंगे खबरों का रुख। स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का। सबसे पहली खबर पर जाएं तो भारत और पाकिस्तान की आपस में जो तनातनी चल रही है, बेशक वो बांग्लादेश के रास्ते अभी क्रिकेट से होती हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ गई है। पहले बांग्लादेश बाहर हुआ, अभी बात क्रिकेट की ही सबसे पहले करेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान की 3 शर्तें हैं जो खारिज की हैं। फाइनल अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि थोड़ा सा समझा दें लिसनर्स को, दर्शकों को, क्या माजरा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। देखिए, साउथ एशिया में कह सकते हैं कि क्रिकेट की लंका लगी हुई है। क्रिकेट की लंका लगी हुई है का मेरा कहने का मतलब ये है कि साउथ एशिया में बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है। ये घमासान शुरू हुआ था बांग्लादेश के जो खिलाड़ी थे मुजीबुर, उनके जो क्रिकेट खेल आईपीएल में खिलाने को लेकर। कोलकाता से वो खेलने थे, गेंदबाज थे, लेकिन यहाँ के कुछ जो गुंडा एलिमेंट टाइप जो संत होते हैं, बाबा होते हैं, उन्होंने विरोध किया, तो जो बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलने दिया गया। बाद में बांग्लादेश को ये कहा गया कि आपका जो ये खिलाड़ी है, ये इंडिया में इसकी सेफ्टी को कंसर्न है, इसलिए हम यहाँ नहीं खिला सकते। तो बांग्लादेश ने कहा कि जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर तो उसमें हमारी पूरी टीम ही खतरा होगा। जब एक खिलाड़ी को लेकर इतना खतरा है, तो आप हमारे मैच श्रीलंका में करवा दीजिए। इसको लेकर मामला इतना बढ़ गया कि जो बांग्लादेश की टीम को ही आईसीसी ने स्क्रैच कर दिया। आईसीसी पे भारत का कब्जा है, जैसा उसके आपको पता है प्रधान बने हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, और लगातार ये चीजें वर्ल्ड क्रिकेट में चली रही हैं कि भारत जो बीसीसीआई है, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका जो कब्जा है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा। इससे पहले एशिया कप हुआ था। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के जो मैच थे वो दुबई में हुए थे। सेम अब T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के मैच हैं वो श्रीलंका में हो रहे हैं भारत के साथ। 15 फरवरी को मैच होने जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश के पेच के बाद पाकिस्तान ने भी भारत के साथ पेच फंसा लिया था। और पाकिस्तान जो पीसीबी था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो कह रहा था कि हम मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे। उसके बाद उन्होंने 3 मांगे रखी कि 3 मांग हमें चाहिए। पहली मांग थी कि आईसीसी का जो कुल कमाई का हिस्सा है पाकिस्तान का, उसको बढ़ाया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहले बायलैटरल जो क्रिकेट सीरीज होती थी, द्विपक्षीय जो सीरीज होती है, उसको बहाल किया जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। आपको याद होगा दुबई में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ भारत के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया था। तो ये 3 चीजें मेन निकल के सामने आई हैं। और लेकिन आईसीसी ने तीनों ही शर्तों को मानने से मना कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और खबर ये आ रही है कि जो पाकिस्तान को बिना किसी शर्त मनाए आईसीसी 15 फरवरी का मैच खिलाना चाहता है, उसको फोर्स कर रहा है। पीसीबी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, उनके पास, शहबाज शरीफ के पास गए हैं। देखते हैं कि उधर से क्या डिसीजन निकल के आता है। पर खबरें अभी यही है कि जो 15 फरवरी को कोलंबो में, श्रीलंका में जो मैच होने जा रहा है, उसके बायकॉट पे अभी भी तलवार लटकी हुई है। आईसीसी के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो ये खबरें भेज रहे हैं कि कुछ बातों पे सहमति बन गई है और पाकिस्तान भारत के साथ 15 फरवरी का मैच खेलेगा। जी, अभी बात करें एप्स्टीन फाइल्स की, जिसने पूरी दुनिया में एक तरीके से हलचल पैदा की हुई है। अरबपतियों से लेकर राजनेताओं तक, शाही परिवारों तक, ये अभी जांच का घेरा शायद जाएगा, जैसे जैसे लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं। और उसको, एप्स्टीन को जैसे दिखाया जा रहा है कि वो कौन से देश का एक स्पाई हो सकता है, वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अटकलें हैं इसमें। बताइए इसके बारे में कुछ खास जानकारियां। देखिए, जो जेफरी एप्स्टीन है, उसके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने जनवरी में रिलीज किया। लगभग 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारी वीडियोस थी, फोटोज थे, और उसमें तकरीबन 10 देशों के 15 ऐसे बड़े जो लोग थे, वो तो सीधा सीधा तौर पर ही शामिल थे।
बहुत सारे जो ताकतवर 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। कई सारे नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवार उनका नाम है, ईमेल, फ्लाइट लोग, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, 700 से लेकर 1000 ऐसे असरदार लोगों का जिक्र है जो जिनका दुनिया भर में काफी बड़ा नाम है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेके बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन तक बड़े नाम, नरेंद्र मोदी का नाम भी आया, और जो हरदीप पुरी है उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया। तो और अनिल अंबानी का नाम है इंडिया से। तो काफी मामला है, और इस्तीफों का दौर भी चालू हो रखा है। बहुत सारी जगह पे इस्तीफे, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है, जो साबका एम्बेसडर थे पीटर मेंडलसन और एडम पेरी, और जो पीएम कियर स्टारमर के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे मॉर्गन मैक्सविनी, उन सबको इस्तीफा देना पड़ा है। और स्लोवाकिया के जो विदेश मंत्री थे और जो राष्ट्र एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट हैं रूबिनस्टीन, उनको पद छोड़ना पड़ा है। नॉर्वे का के राजदूत हों, अमेरिका की लेबर मिनिस्टर एलेक्स एकोस्टा और एमआईटी लैब के जो जोइची इतो थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। तो बहुत सारी जो अपन कहें कि सरकारें हैं वो शर्मिंदगी झेल रही हैं। जो पीएम स्टारमर है उनको माफी मांगनी पड़ी है। प्रिंस एंड्रयू है, उनके खिलाफ भी ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर फ्रेश रिव्यू शुरू किया है। तो मतलब, और फ्रांस में भी जो साबका मंत्री हैं जैक लैंग, उनका भी मामला निकल कर आ रहा है। तो प्रिंस एंड्रयू का तो एक पूरा फोटो ही वायरल हो रहा है, जिसमें वो घुटनों के ऊपर लेटे हुए हैं उनके, और वो एक महिला के साथ दिख रहे हैं। तो वो काफी मामला है। और इजराइल के पूर्व जो साबका जो पीएम थे, पूर्व पीएम, उनका नाम भी है। और यहाँ तक कि मतलब आप साइंटिस्ट से लेकर जो फिलोसफर, मतलब हालांकि मैं देख रहा था कि जो एक माफीनामा तो नहीं कह सकते अपन, मतलब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन जो सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका उनकी वाइफ का आया है, और उन्होंने एक लंबा सा लेख लिखा है, और उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं था ये सारा मामला। तो खैर, इसमें काफी लोगों ने बड़ा एक मामला इसमें जो तकरीबन फ्लोरिडा में 30 लड़कियों ने बयान दिया, उसके बाद ये सारा मामला हुआ। और 2018 में ये पूरा मामला खुला, और इसमें बहुत सारे लोगों की हालांकि पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं। एप्स्टीन तो चलो जेल में मर ही चुका है, तो वो एक मामला है। लेकिन काफी इससे अपन कहें कि हलचल पूरी दुनिया में इस एप्स्टीन फाइल से मची है। जी। और आगे चलें तो बात संसद की करते हैं। एक दावा सामने आया है कि संसद में पीएम केयर फंड के साथ जुड़े हुए सवाल पूछने पर रोक है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड थे, जो और नेशनल जो डिफेंस जो फंड्स थे, उन दोनों से दोनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया था। जो पीएम केयर फंड थे वो कोरोना के समय हमें देखने को मिले थे, उनमें आते हुए दिखाई दिए थे। अब निकल के सामने ये आ रहा है कि जो संसद में, लोकसभा में भी उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। और इसकी जो जानकारी है वो जो पीएमओ ने लोकसभा के सचिवालय को दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी संसद का सदस्य इन फंड्स को लेकर सवाल न उठाए। इसको लेकर कांग्रेस में गुस्सा है। कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस कह रही है कि क्या जनता द्वारा चुने हुए जो उनके नुमाइंदे हैं, वो जनहित के सवालों को पूछने से उनको रोका जा सकता है? क्या मोदी है वो जनता के लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं देना चाहते? अच्छा, आखिरकार तीसरा सवाल, आखिरकार मोदी सरकार देश की जनता से छिपाना क्या चाह रही है? और चौथा, क्या देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? यानी कि मतलब आप देखिए, कई बार मैं बताता हूँ, मैंने जैसे उस दीपक कुमार के मामले में बताया, जब उसको इंटरव्यू देने से रोक दिया गया, तो पत्रकारों के ऊपर तो हमला था ही, प्रेस फ्रीडम के ऊपर तो हमला ही था कि पत्रकारों को वहां से रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही। तो नागरिक की बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर भी हमला था कि दीपक कुमार अपनी बात नहीं रख पाएगा। अब ये तीसरे किस्म का हमला है बोलने की आजादी के ऊपर। अब जो संसद में जो लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी अब मतलब कई उनके ऊपर भी सेंसरशिप लगाई जा रही है कि आप पीएम केयर फंड के बारे में और जो नेशनल डिफेंस फंड है उसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। तो मतलब आप एक बड़ा मामला है।
कि अब मतलब जो सेंसरशिप है वो लोगों द्वारा चुने हुए एमपीज हैं उनके ऊपर भी लगाई जा रही, लोगों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर भी लगाई जा रही। तो सेंसरशिप का दौर चल रहा है। इसको डिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो कह नहीं सकते क्योंकि सरकार ने ऐसा किया नहीं है। तो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर है जिसमें लोगों के बोलने की आजादी पे अलग अलग तरीके से ताले लगाए जा रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि गुरप्रीत ये बात आनी चाहिए थी। हालांकि देखिए बहुत सारे ऐसे चुने हुए सांसद हैं जो आज तक संसद भी नहीं जा पाए हैं। वो एक अलहदा केस है। पंजाब के जो अमृतपाल सिंह हैं वो भी आज तक संसद नहीं गए, जेल में बैठे हैं। हर बार जब सेशन शुरू होता है उससे पहले वो पिटीशन लगाते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन कभी उनको क्या बोलते हैं कि सेशन अटेंड करने की सहूलत नहीं मिलती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे बढ़ें तो ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो विपक्ष है वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। देखिए इसमें मामला यही है कि राहुल गांधी जो अभी ये सेशन गया, बजट सेशन चला है, इसमें राहुल गांधी बोलना चाहते थे और वो बोलने की मांग कर रहे थे कि भाई मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, कम से कम मुझे तो बोलने दिया जाए। आपको याद हो कि उन्होंने नवरणे की जो किताब थी उसको लेकर भी बोलने की कोशिश की थी। उस टाइम पे भी उनके माइक बंद किए गए, लगातार बंद किए गए, उनको बोलने नहीं दिया गया। और बीच में और कई भी इशू आए जिनके ऊपर वो बोलना चाहते थे, नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए, स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बोलने देंगे या नहीं। तो वो उसके बाद पूरी मतलब वहां पर बहस छिड़ती है। 9 13 मिनट तक, मतलब अगर कहें कि आपस में इसी बात होती रहती है, लेकिन बोलने नहीं दिया गया और विपक्ष ने 9वें दिन वॉकआउट कर दिया। अब हो यही रहा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उन्हीं को ही नहीं बोलने दिया जा रहा लोकसभा में, तो फिर आम लोग कैसे बोलेंगे? ये तो एक बड़ा आम जो एमपीज हैं उनके अलावा उनकी पार्टी के या दूसरे अपोजिशन पार्टी को तो एक बड़ा मामला है। तो बोलेगा कौन? लगातार जो लोकसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो जा रही है, और जो मुख्य, हालांकि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्मूथली चले इसका जो इंतजाम है वो जो मौके की हुकूमत होती है, जो सरकार होती है, उसको करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बड़ा चिंता का विषय है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बहुत, अपन कहें कि उसमें अजीब किस्म की चीजें होती जा रही हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भाषण नहीं दिया था, स्पीकर बोले कि उनके ऊपर हमला होने वाला था, कांग्रेस वाले हमला कर देते, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप रहने दीजिए। और उसके बाद जब अगले दिन भाषण दिया तो 97 मिनट का भाषण दे दिया, 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने, तो 1 घंटा 37 मिनट का। तो ये है, अजीब ही मामला है कि तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी उनके पास जो बोलने का मिल होता है वो तो उनको बाहर आके संसद से बाहर आके मीडिया के सामने थोड़ा बहुत वो बोल पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन चीजें कर नहीं पा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सांसद आवारा हो चुकी है, ऐसे हम कह सकते हैं। खैर आगे बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ का जो एक साइबर ठगी है उसको डकैती लूट बताया है। ये कौन सा मामला है इतने हजारों करोड़ का? इतना तो कई कई राज्यों का बजट भी नहीं होता। देखिए ये 54,000 करोड़ की साइबर ठगी की जो डकैती की जो लूट है, उसके बारे में बात है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी। 54,000 करोड़ एक बड़ी रकम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो छोटे मोटे राज्य हैं, जो छोटे मोटे सूबे हैं, उन सूबों का तो बजट भी इससे बहुत कम है। तो और ये जो आरबीआई ने और जो बाकी बैंक की डिटेल है और इसमें डिजिटल अरेस्ट से लेकर और जो लोग हैं उनके साथ जो ऐसा ये घटनाएं हुई हैं उसका एक कंप्लीट डेटा है, और इसके ऊपर ये मामला गया हुआ था। और आरबीआई बेसिकली यही चल रहा था कि एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया जाए जिससे मतलब भाई मुआवजा देने का फ्रेमवर्क भी तैयार हो, और बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन कुछ चीजें ड्राफ्ट हो, तो वो एक मामला है। और जो सीजीआई है 16 दिसंबर को बोल चुके हैं कि भाई जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिले। तो इसमें बहुत सारी मामले हैं। इसमें डमी अकाउंट बनाने वाले, ब्लैक वेब का मामला, डार्क वेब, सॉरी ब्लैक कह रहा हूँ, डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, और डिजिटल अरेस्ट से लेकर तमाम ऐसे भाई कॉन्टेक्ट शेयर करना, फेक लिंक, और ये कई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये घटनाक्रम हुए हैं। लेकिन निश्चित ही बहुत बड़ी डकैती कह सकते हो भारत के नागरिकों के साथ हुई है। 54,000 करोड़, 54,000 करोड़, 54,000 करोड़ जो रुपये हैं
भारतीयों के, वो इन साइबर ठगों ने लूटे हैं। जी, जी। इससे आगे जाएँ तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के बारे में क्या बताया है? सरकार तो उसको शायद ठीक ऐलान रही है कि उनको बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है वहाँ पर। देखिए, तो लगातार सोनम वांगचुक की हालत ठीक नहीं थी और वो आपको पता ही है कि वो बीमार हो रहे थे, उनको खाने का दिक्कत था, पेट में दिक्कत थी। सरकार ने जब उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, जब सोनम वांगचुक के वकील लगातार इस बात के लिए कह रहे थे कि भई उनकी डिटेंशन के ऊपर मतलब सरकार विचार करे, तब सरकार ने कहा कि नहीं, नहीं, वो तो जो सोनम वांगचुक हैं उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक तो बॉर्डर के इलाके में बैठे थे, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा थे। वो तो श्रीलंका और बांग्लादेश के एग्जाम्पल दे रहे थे। तो वो उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन बना के सरकार ने मुखालफत की, और अब सरकार ने ये बोल दिया है कि नहीं, नहीं, उनकी हालत ठीक है, उनको एम्स में इलाज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुनवाई हालाँकि 11 फरवरी को होने जा रही है। देखते हैं कि जज क्या इसको लेकर अपन कहें कि फैसला सुनाते हैं। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो बेंच है वो भी बार-बार ये कह रहे हैं कि जो ये हैबियस कॉर्पस पिटीशन है और इसको सुना जाना अर्जेंटली बहुत ज़रूरी है। सरकार इसको टालना चाह रही है। अब देखते हैं कि परसों दोपहर 2 बजे लिस्ट हुआ है ये, तो उसमें क्या फैसला आता है। जी। और खबर आ रही है कि अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ जो है वापस करेगा। ये वापस करने वाला क्या माजरा है? देखिए, वही है कि जो 25% टैरिफ था और 25% पेनल्टी पेनल्टी भारत के ऊपर लगाई थी। और उसमें 50% टैरिफ हो गया था उस टाइम पे। रूस से इंडिया तेल ले रहा था, तेल इंपोर्ट कर रहा था, उसके कारण वो पेनल्टी लगी थी। ख़ैर अब वो पेनल्टी भी 27 अगस्त से लेकर 6 फरवरी 2026 तक के बीच की बात है। यानी कि तकरीबन 7 महीने का मामला, 7 महीने तक ये पेनल्टी लगी है। अब उसको रिफंड करने की तैयारी अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की राहत कहीं इंडियन जो ट्रेडर्स हैं उनको मिलेगी। तो ये अभी इस चीज को लेकर खबर है। हालांकि खबर देखिए, जो यूएस अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो अभी ढंग से डिकोड भी नहीं हो पा रही है। इसमें अभी बहुत सारे कयास ही लग रहे हैं। हालांकि यूएस के तरफ से उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है। इंडिया के जो मंत्री हैं वो अभी इस पे कोई स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं। अमेरिकी जो एप्पल है उसके ऊपर भी मैं आज आपको देख रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 50% की जगह 25% उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी की गई है, यानी कि 25% घटाई गई है। अब बेसिकली यही है कि जो मतलब अमेरिकी एप्पल आएगा, उससे जो इंडिया के जो हिमाचल के और जम्मू कश्मीर के जो एप्पल ग्रोअर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। तकरीबन मतलब 10,000 करोड़ की जो सेब इंडस्ट्री है, वो उसको असर सीधा इंडिया की देखने को मिलेगा। खैर देखते हैं कि जो एप्पल इंपोर्ट है वो अमेरिका से कितना होता है। आने वाली चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चिंता बनी हुई है, खेती बाड़ी के विषयों में तो खासकर। जी, जी। और उधर खबर ये है कि ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनवाई है। सगे भाइयों ने जमीन दान की थी। ये कहाँ का मामला है और ऐसी अच्छी उदाहरण सेट करने वाले लोग कौन हैं? उनका नाम आगे आना चाहिए। देखिए, मैं तो जब इस किस्म की खबर आती है, जब और उसमें ज्योग्राफी देखता हूँ, तो पंजाब ही मिलता है लगभग मोस्टली टाइम पे, या साउथ इंडिया का कोई सूबा हमें देखने को मिलता है। खैर ये पंजाब है, पंजाब। तो पंजाब का संगरूर जिले की धुरी विधानसभा, उसका एक मामला है। एक ब्राह्मण परिवार है, दो सगे भाई, दोनों सगे भाइयों ने 5 मरला जमीन जो है वो डोनेट की है मस्जिद के लिए, और पूरा जो गांव है वो उसमें चंदा कर रहा है। मतलब जमीन ब्राह्मण भाइयों ने दी है, जो उस गांव में सिख भाईचारा है वो चंदा इकट्ठा कर रहा है, ताकि पैसा इकट्ठा करके जो मस्जिद वहां पर बनवाई जा सके। इसमें मस्जिद के लिए 2 कमरे और एक बरामदा बनवाने की बात है। गांव की आबादी तकरीबन 2500 है, जिसमें सिर्फ 30 मुस्लिम परिवार हैं। तो उनकी आबादी लगभग 100 के आसपास होगी, 30 परिवार हैं। तो 100 लोगों की नमाज पढ़ने के लिए उनको जो ये परिवार हैं इनको नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए जो ये ब्राह्मण परिवार ये आ गया है, इसने अपनी जमीन दान की है, और गांव कह रहा है कि अब हम इसमें चंदा करके ये मस्जिद बनवाएंगे। अब जो ये पुण्यवाल गांव है संगरूर जिले का, ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल बन रहा है, पूरे दुनिया के लिए मिसाल है कि देखिए कैसे जो एक ही गांव में
हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ रह रहे हैं पंजाब में और कोई कम्युनल टेंशन नहीं है। जो लुधियाना के शाही इमाम हैं उस्मान रहमानी लुधियानवी, वो इस मस्जिद का उन्होंने आज उद्घाटन किया है और उद्घाटन के बाद पहली बार इस मस्जिद में नमाज अदा की गई। उन्होंने कहा कि ये जो काम किया गया संगरूर जिले में एक हिंदू परिवार द्वारा, ये पूरे देश में फैलाने की एक मिसाल है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और इसको आप कोने-कोने तक फैलाइए। उन्होंने कहा कि देश मोहब्बत से जीना पंजाब से सीखे, पंजाब की धरती पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी के समय से ही यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलजुल कर रहते आए हैं, देश को पंजाब से सीखना चाहिए। तो एक बड़ी मिसाल कहीं न कहीं कायम की गई है और जो हिंदू परिवार हैं, वो जो 2 भाई हैं ब्राह्मण, उनको आज सम्मानित भी किया गया है, मुस्लिम समाज की तरफ से भी सम्मानित किया गया है और जो सिख भाईचारा है उन्होंने भी उनको सरोपा दे के सम्मानित किया। तो काफ़ी मतलब खुशी का माहौल था, सारे समुदाय के लोग उस जो आज मस्जिद का उद्घाटन हुआ उसमें शामिल हुए थे। तो काफ़ी आस लगी है कि जब एक मोहब्बत की नदी में जब जो लोग ज़हर घोल रहे हैं, उनके लिए ये कहीं न कहीं मिसाल है कि उनका जो ये ज़हर है, ये काम नहीं करने वाला। जो पंजाब के पुन्नेवाल के गाँव ने जो कर दिखाया है, वो कहीं न कहीं आगे ऐसे नफ़रती लोगों की राजनीति के ऊपर एक करारा तमाचा हम कह सकते हैं कि वो मारेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उधर हाई कोर्ट में बोला है कि 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। ये कोई स्टडी सामने आई है? देखिए इसमें क्या बात है कि इसमें ये है कि राजस्थान में जो ओल्ड एज होम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन का मामला था। उसमें 31 बेसिकली राजस्थान में ओल्ड एज होम है। उसमें जो बहुत खराब क्वालिटी की खाना, मेडिकल सुविधाएं और बिल्डिंग, कोई सफाई का इंतजाम नहीं, इस किस्म के मामले थे। उसको लेकर पिटीशन गई थी और तब जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये जो बेसिकली लोगों का आखिरी समय होता है रिटायरमेंट के बाद, ये इस समय होता है ओल्ड एज का, तो इसमें आप मतलब जो जिनके बच्चे नहीं हैं और या फिर जिनके बच्चों ने उन माँ बाप को निकाल दिया, उनकी तो बड़ी खराब स्थिति रहेगी। और अभी तो भारत लगातार गर्व करता है कि भारत के पास सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन 2040 का जो डेटा है, जब वो डेटा मंगवाया गया तो उसमें देखा गया कि 2040 तक भारत में नौजवानों से ज्यादा ओल्ड एज पीपल होंगे, ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे। तो उस समय तो ये और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक पूरा ये कहा है कि अभी से ही, हाईकोर्ट ने कहा कि अभी से ही आप जो ओल्ड एज होम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सुविधाएं हैं, जो उसमें फैसिलिटीज मिलती हैं, और उसके लिए आगे की प्लानिंग भी आप देखिए। मतलब आप सोचिए ना कि जो डेटा है वो क्या कह रहा है कि 2040 तक जो भारत होगा, भारत में जो ओल्ड एज जो लोग होंगे वो नौजवानों से ज्यादा होंगे। तो ये एक मामला तो है ही कि कहीं न कहीं जिस हिसाब से फैमिलीज़ भी न्यूक्लियर हो रही हैं और जिस हिसाब से इंडिविजुअलिटी का कांसेप्ट बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिटी का मतलब, मेरा कहने का भाव ये है कि बहुत जो लोग हैं, मतलब इवन मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसमें नौजवान ही दोषी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बहुत ऐसे, मैं बुजुर्गों को जानता हूँ कि जो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो एक एकलवादता बढ़ रही है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं और उससे जो ये ओल्ड एज होम का जो कंसेप्ट है वो बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय जो सभ्यता रही है, भारतीय क्या किसी भी मुल्क की ऐसी सभ्यता नहीं रही है कि भाई बुजुर्ग लोग अपने बच्चों से दूर रहें। खैर ये जो वर्क कल्चर है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, इसने बहुत लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था इसी खबर को लेकर कि भाई ओल्ड एज होम तो हमारे समय में, तो जब हम 2055 में 2060 में जब बुजुर्ग होंगे, तो हमें 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 तो ओल्ड एज होम देखने को ही मिलेंगे, हमें तो कोई रखेगा नहीं, बच्चे तो रखेंगे नहीं। तो उसने, एक महिला मेरे सामने बैठी, तो उन्होंने बड़े तंज में कहा कि क्या अब आप बच्चों को अपने पास रख रहे हैं? तो मैंने कहा कि ये कौन सी बात हुई? तो उन्होंने कहा कि जब जिन घरों में हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चा जिस दिन 2 साल का हो जाता है उसी दिन से वो क्रैच छोड़ के आने शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब 6 महीने तक तो नो डाउट मदर उसके साथ रहती है। 6 महीने के बाद 6 महीने से लेकर जब जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 महीने से, तो उसके बाद नैनी रख ली जाती है।
अगले 1.5 साल तक देखा जाता है कि नैनी के पास जो है वो बच्चा रहता है, और जब 1.5 साल वो पूरा हो जाता है, यानी कि 2 साल का होने लग जाता है, फिर बच्चे को क्रैच में छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। वो और 3-4 साल के बाद तो स्कूल ही जाने लग जाता है। तो उसमें महिला ने कहा कि क्या आप जिनको आपने जन्म दिया है, बहुत बचपन से ही आप उनको अपने से दूर कर दे रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जब जवान हो जाएंगे तो, और आप बूढ़े हो जाएंगे, तो वो आपको अपने साथ रखेंगे। तो काफी आई ओपनर वो जो बात थी, आंख खोलने वाली बात थी। तो न्यूक्लियर फैमिलियों के ये स्या सच भी हैं, अगर मतलब इसको क्या कहें, एक काले सच भी हैं। तो चीजें बहुत बदल रही हैं, और इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, जिसमें जो वर्किंग क्लास है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, उसमें तो बड़ी चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, दोनों के लिए समय नहीं है। तो उस लिहाज से 2046 के बाद जो भारत में बुजुर्गों की संख्या, आबादी ज्यादा होगी, उसके लिए अभी से ही सोचना, ओल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, क्योंकि 20 साल बचे हुए हैं। तो 20 साल आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा कि यार ये स्थिति भी भारत में होगी। तो खैर, देखते हैं कि क्या उसके ऊपर जो सरकारें हैं उनके कानों के ऊपर जू रेंगती है, क्या वो अर्ली प्लानिंग कर पाती हैं या नहीं कर पाती। तो ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी, जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।